बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का? ठीक ठाक सभी लोग? सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बेटा। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने दो वीडियो कंप्लीट किए। आप लोगों ने उनको तैयार भी कर लिया होगा, पार्ट 01 और पार्ट 02, और इसके साथ साथ टेलीग्राम के क्वेश्चंस भी सभी बच्चे तैयार करते रहे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो YT पर मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ यूट्यूब पर, वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए और आपकी प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से अगर इनको देखा जाए तो इनका अभ्यास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करके, इनका अभ्यास करके आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन और भी अच्छा कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग इन सारी तैयारी को, सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सबके कॉन्सेप्ट अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप लोग जो भी टॉपिक इस समय चल रहा है, जैसे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोग इसके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज करते रहें। और बहुत जल्दी मैं कॉन्सेप्ट क्लास भी यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। जो कंटिन्यू क्लास पहले चल रही थी, बीच में कुछ कारणों से मैंने बंद कर दिया था, मैं उन क्लासेस को भी लगातार अपडेट करूंगा और आप तक वो सारा मैटर पहुंचेगा यूट्यूब की हेल्प से। तो आप लोग उसको भी तैयारी करें, ठीक है बेटा। तो सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं। सबको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है सीरीज का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अपनी बात आप कमेंट में जरूर लिखा करो कि आपको ये क्वेश्चंस की तैयारी कैसी लग रही है। और आज इसी क्रम में हम लोग आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नया इसका वीडियो या नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 03। दो वीडियो आपने देख लिए होंगे, तो ये होगा पार्ट 03। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। फार्मूले को घर में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप रिवाइज करें। सूत्रों को रिवाइज करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बच्चों देखें आपके सामने है। 3 किलोग्राम जल का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है। इसे 50 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित किया गया है। तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें। द टेम्परेचर ऑफ 3 kg वाटर इज 70 डिग्री सेल्सियस and it is mixed with 1 kg of water of temperature 50 degree Celsius. क्वेश्चन कह रहा है find the final temperature of mixture is। सभी क्वेश्चन समझ में आ गया? कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट है कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल का, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने आपसे क्या बोला है कि 3 किलोग्राम जल का ताप 70 डिग्री है। आप लोग पहले अपने आप क्वेश्चन को ट्राई भी करें। 3 किलोग्राम जल का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा सा मैं इस चीज को कायदे से बता देता हूं, कुछ बच्चों का शायद ना पढ़ा हुआ हो, थोड़ा सा इससे रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी जिनका पढ़ा हुआ वो लोग डायरेक्ट लगा लें। कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं भी दो बर्तनों में दो अलग अलग लिक्विड यानी द्रवों को भरा जाए, ये है 3 kg, तो M1 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, ये है M2 बराबर 1 किलोग्राम, दोनों वाटर हैं। और यहां पर T1 दिया है 70 डिग्री सेल्सियस और T2 इज इक्वल टू बेटा आपको दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सभी लोग जानते हो जब दो बॉडीज आपस में या दो लिक्विड आपस में मिक्स किए जाएंगे तो हीट का ट्रांसफर हमेशा होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान समझे बेटा, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि एक लिक्विड है 70 डिग्री सेल्सियस का और दूसरा लिक्विड है 50 डिग्री सेल्सियस का। इसका मतलब क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर होगा 70 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस वाले में। ऊष्मा हमेशा कहां जाती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप। क्वेश्चंस को लगाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करो, पहले कॉन्सेप्ट सारे जब आपको रिवाइज हो जाए तब आप लोग स्पीड मेंटेन किया करो। तो आप लोग जानते हो हीट का ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है जिसको आप बोलते हो मिश्रण का ताप,
मिश्रण का ताप, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, बेटा इसका फार्मूला होता है T इज इक्वल टू M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। अगर दो अलग अलग मासेस M1 और M2 के लिक्विड आपस में मिक्स किए जाएं और आपको निकालना हो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण का ताप, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। S1 S2 क्या है? जल की विशिष्ट ऊष्माएं जो दोनों बर्तनों में भरी हुई हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। तो चूंकि दोनों सेम है तो हम लोग लेट कर सकते हैं S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S। ये बात सबको समझ में आई? S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, चूंकि दोनों लिक्विड एक ही जैसे वाटर वाटर, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट हम लोग क्या मान सकते हैं? S। चलिए वैल्यू को रखते हैं M1 S1, तो आप बेटा वैल्यू को यहां पर रखोगे तो M1 की जगह क्या रखोगे? 3 किलोग्राम 3, S1 की जगह S और T1 की जगह क्या रखोगे? 70 डिग्री सेल्सियस। M2 की जगह क्या रखोगे? 1, स्पेसिफिक हीट को क्या रखोगे? S और T2 की जगह आप लोग बेटा क्या रखोगे? 50 डिग्री सेल्सियस। अपॉन क्या कह रहा है? M1 S1, तो आप क्या रखोगे बेटा यहां पर? 3 इंटू S और प्लस M2 S2, तो आप क्या रखोगे? 1 इंटू S। ऊपर और नीचे से S को आप कैंसिल कर दें, ये कितना हुआ? 210 प्लस ये कितना हुआ? 50 और बटे ये कितना हुआ? 4। 210 और 50 कितना हुआ? 260 बटे 4, इसको आप कैंसिल कर दो तो ये आया 65 डिग्री सेल्सियस। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना आया? 65 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला आंसर आपको दिया है 65 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, चौथा दिया है 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर बेटा क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा 65 डिग्री सेल्सियस। नोट कर ले सब लोग क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन किस टॉपिक पर आधारित है? हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ऊष्मा और ऊष्मागतिकी की प्रैक्टिस क्लास चल रही है, और इस प्रैक्टिस क्लास में पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो तैयार किया, वो पहला क्वेश्चन जो था वो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का था, कैलोरीमेट्री के सिद्धांत का था, और इससे हम लोगों ने टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को निकाला। और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बेटा यहां पर कितना गया? 65 डिग्री सेल्सियस, मीन 65 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? तो इससे हमें क्या बात सीखने को मिली क्वेश्चन से? जो नए बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साइंस की और फिजिक्स की अच्छी तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहां पर आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। डेटा बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चंस की जो वैरायटीज होती हैं ये कभी भी एग्जाम में नहीं बदली जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सारी। तो आपकी बात समझ में आ गया कि कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है, इसके अकॉर्डिंग दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज को या लिक्विड को अगर आपस में मिक्स किया जाए तो हीट का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, और ये हीट का एक्सचेंज तब तक होता है जब तक दोनों टेम्परेचर आपस में सेम या इक्वल ना हो जाए। क्लियर बेटा? तो नोट कर ले पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखें आप लोग। इंगन हौज के प्रयोग में धातु की छड़ की ऊष्मा चालकता के, ऊष्मा चालकता को क्या बोलते हो? थर्मल कंडक्टिविटी के है, और धातु की छड़ की लंबाई स्मॉल l है। जहां तक मोम पिघलता है तो कह रहा है नीचे दिए गए संबंधों में से कौन सा रिलेशन सही है? इन द इंगन हौज एक्सपेरिमेंट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ द रॉड इज K एंड इट्स लेंथ इज L, देन करेक्ट रिलेशनशिप आउट ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है K और L में सही रिलेशनशिप क्या है, उसको आप लोग पहचानें। सबसे पहले तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंगन हौज आखिर ये है क्या? तो ये इंगन हौज एक एक्सपेरिमेंट बेटा होता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। शायद मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया है, और अगर नहीं पढ़ाया तो आप इस बात को समझ लें। इंगन हौज का जो प्रयोग होता है, इंगन हौज का एक्सपेरिमेंट, इसके द्वारा जो मेटल रॉड्स होती हैं, धातु की छड़ें, उनकी ऊष्मा चालकताएं यानी थर्मल कंडक्टिविटीज को कंपेयर किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर यानी चांदी की, उसके बाद किसकी? तांबे की, फिर किसकी? एल्युमिनियम की, और फिर किसकी? आयरन यानी लोहा। ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऊष्मा चालकता का क्रम मैंने आपको बताया भी था, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। ध्यान रखिएगा, ये ऊष्मा चालकता का घटता क्रम है। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? चांदी की। ठीक है, तो इंगन हौज का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमको ये बताता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का सही ऑर्डर क्या होगा। इंगन हौज एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा आप लोग उस बात को समझ लें। इंगन हौज
एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट बेटा होता है, इसमें एक खाली बर्तन में गर्म पानी को भरा जाता है। ठीक है, एक खाली बर्तन होता है, इस खाली बर्तन में गर्म पानी को यहां पर भर लिया जाता है। ऐसे आपको सूत्र रटाने से कोई लाभ नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं आखिर ये है क्या। एक खाली बर्तन में पानी को भरा जाता है और इसके अंदर, एक मिनट मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर दिखा देता हूं ऐसे। एक खाली बर्तन में एम्प्टी वेसल में वाटर को भरा जाता है और इसके सामने वाली दीवार में जहां पर होल होते हैं, कई सारे छेद, और इन होल्स में उन रॉड्स को फंसा दिया जाता है, ट्रैप कर दिया जाता है, जिनकी ऊष्मा चालकताएं ज्ञात करनी हो या ऊष्मा चालकताओं का पता लगाना। ठीक है, और इन रॉड्स को इनमें ऐसे लगाते हो कि आधा पार्ट जो रॉड का हो वो गर्म पानी के अंदर हो। खाली बर्तन है, पानी भरा है, सामने वाली दीवार में छेद है, कॉर्क लगा दिया जाता है ताकि पानी बाहर ना आए, और रॉड को इसमें ऐसे फिट कर दिया जाता है। जिससे आधी रॉड कहां होती है, गर्म पानी के अंदर, और शेष रॉड कहां पर होती है, बाहर। उसको मैंने इस प्रकार दिखा दिया है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, ऐसे करके कुछ रॉड्स यहां पर अरेंज कर दी जाती है, ऐसे करके। ठीक है बेटा, ऐसे करके रॉड्स को अरेंज कर दिया जाता है। और इसके ऊपर जो बाहर वाला रॉड का सिरा है, जिसमें मोम लगा दी जाती है, वैक्स। ठीक है, इन रॉड के बाहर वाले सिरों पर मोम यानी वैक्स को लपेट दिया जाता है। तो आप कुछ समझदार हो, आधी क्षण में मोम हो गई, वैक्स को रेप्ड कर दिया गया, लपेट दिया गया, और आधा जो पार्ट है रॉड का वो कहां पर है, इनसाइड द वेसल, यानी बंद बर्तन के अंदर, जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है। अब आप लोग इस बात को समझते हो कि जैसे जैसे ऊष्मा गर्म पानी से रॉड में जाएगी, रॉड का जो सिरा डूबा हुआ है पानी के अंदर, इससे हीट ट्रांसफर होगी, तो इधर की जो वैक्स है, इधर की जो मोम है, वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो यहां पर ये जो मोम लगी हुई है वैक्स, ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी, और जितनी लंबाई तक वो वैक्स मेल्ट होगी, जितनी लंबाई तक वो मोम पिघलेगी, उस लंबाई, उस लेंथ को ही हम लोग कहते हैं स्मॉल एल। क्या बोलते हैं, स्मॉल एल। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने कहा कि इस वाली रॉड में वो लेंथ L1 है, इसमें L2 है, इसमें L3 है, इसमें L4 है। अलग अलग लंबाइयों तक मोम पिघलना प्रारंभ होगी। जिसकी कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा, उसमें मोम उतना पिघलेगी। तो इंगनहॉज ने अपने एक्सपेरिमेंट से इन रॉड्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ऊष्मा चालकता, उनका रेशियो उसने निकाला। तो उसने कहा कि K प्रोपोर्शनल 1/L²। बात बेटा मेरी समझ में आई। इंगनहॉज ने क्या बोला, इंगनहॉज ने बोला K प्रोपोर्शनल L²। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या बता दिया कि जो ऊष्मा चालकता होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो होती है K प्रोपोर्शनल L²। इसका मतलब आप समझे, जिस रॉड की ऊष्मा चालकता ज्यादा होगी, उसमें पिघले हुए मोम की लंबाई ज्यादा होगी। या आप इसको ऐसे कर दो कि जो वैक्स मेल्ट होगी, जिस रॉड में हम देखेंगे ज्यादा वैक्स मेल्ट हो रही है, हम ये भी कह सकते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अर्थात ऊष्मा चालकता उतनी ज्यादा है। सीधी सी बात है। तो ये फार्मूला था K प्रोपोर्शनल L²। या इसी को आप लोग लिख सकते हो बेटा K/L² इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है कि K और L में सही रिलेशन क्या है। यहां पर मैं लिख देता हूं, K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। L क्या है, लेंथ ऑफ मेल्टेड वैक्स, पिघली हुई मोम की लंबाई। तो क्या रिलेशन आया, K/L² इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिजल्ट था इंगनहॉज के एक्सपेरिमेंट का। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा। इंगनहॉज का प्रयोग क्या था, हॉज, ये हॉज है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया था इंगनहॉज का प्रयोग, इंगनहॉज एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया हो तो लाइक करो, और जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन में पहला आंसर था K/L इज इक्वल टू कांस्टेंट, K²/L इज इक्वल टू कांस्टेंट, K/L² इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस यही सही है। और अगला था KL इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप टिक कर लें,
K अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नोट कर ले बेटा जल्दी से कॉपी में, इस एक्सपेरिमेंट को अपनी अपनी कॉपी में भी लिख लें। इंगन हॉज का प्रयोग डाल करके ऊपर हेडिंग लगा दें, इंगन हॉज एक्सपेरिमेंट, और क्वेश्चंस के और इसके फार्मूले को लिख लें। थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखें, फिर से वही आ गया जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा, इंगन हॉज एक्सपेरिमेंट, उसी का एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 3 में है। आप लोग ध्यान से पढ़ें। इंगन हॉज के प्रयोग में, इन द इंगन हॉज एक्सपेरिमेंट, ली गई 3 विभिन्न धातुओं की छड़ों की ऊष्मा चालकताएं 16, 9, 4 है। K1, K2, K3 आपको दिया है, 16:9:4, और क्वेश्चन कह रहा है कि छड़ों पर मोम की लंबाइयों का अनुपात बताओ। आया वही क्वेश्चन, एल मैंने आपको बताया था ना स्मॉल एल क्या होता है, जिस लेंथ तक वैक्स मेल्ट होगी वो स्मॉल एल होता है। ठीक, उसने आपसे क्या पूछा है, L1, L2, L3 का रेशियो। सभी को समझ में आ गई पूरी बातें। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था एक्सपेरिमेंट से, सभी को याद होगा फार्मूला इंगन हॉज का, K proportional L square, that means K1 ratio, K2 ratio, K3 is equal to L1 square, L2 square, L3 square। बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए। अमूमन बच्चे जब जनरल तैयारी करते हैं फिजिक्स की तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं या उनको पढ़ा नहीं जाते, और एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो पेपर टिपिकल लगने लगता है अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखें। तो L1 रेशियो, L2 रेशियो, L3 इज इक्वल टू रूट K1, रूट K2 और रूट K3। ठीक है, आप वैल्यू को रखते हैं तो L1 रेशियो, L2 रेशियो, L3 इज इक्वल टू अंडर रूट K1 की जगह 16, K2 की जगह रूट 9 और इसकी जगह रूट 4। तो बेटा कितना हुआ, 4:3:2। यानी क्वेश्चन का सही आंसर आया 4:3:2। द रेशियो ऑफ लेंथ इन विच वैक्स मेल्ट्स, जिस लंबाई तक छड़ में मोम पिघलेगी उन लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, 4:3:2। तो पहला आंसर क्या है आपके पास में, 2:3:4, दूसरा क्या है 4:3:2, तीसरा क्या है 3:4:2, चौथा क्या है 1:2:3। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 4:3:2, 4:3:2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सभी क्लियर हो गया, कोई जल्दबाजी नहीं, और ध्यान से समझ के क्वेश्चंस को करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो कैसा लग रहा है। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे। तो मैं लगातार, देखो जब आप लोग कमेंट करते हो किसी बात को तो मुझको सारी बातें पता चलती हैं। क्लास में तो आप सामने बैठते हो तो जो मैं चाहता हूं आपसे पूछ सकता हूं, है ना, लेकिन जब यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो तो उस समय आप मेरे सामने तो हो नहीं हो। तो आप लोग जैसे भी अपने विचार हो वो कमेंट सेक्शन में लिखा करें, तो उससे मुझको फीडबैक मिलता है कि आगे की योजना मुझको क्या बनानी है, कैसे काम करना है, कैसे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कराने हैं, कि नया टॉपिक पढ़ाना है, क्या करना है। तो ये सारी बातें होती है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कमेंट करके जरूर अपनी बात को बताया करो। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4। एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.4 है, इस पर आपतित 10 जूल ऊष्मा में से कितनी ऊष्मा परावर्तित होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला आंसर है 6 जूल, 4 जूल, 9.6 जूल, 2.5 जूल। एक पृष्ठ की अवशोषकता एब्जॉर्प्सिविटी ऑफ एनी सरफेस इज 0.4 and 10 joule amount of heat incident on it, then what is the amount of heat which is reflected by this। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत कम लगाते हो ऐसे क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जिनकी आपकी प्रैक्टिस कम रहती है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप लोग तब तक क्वेश्चन को रीड करें। जैसे कोई भी सरफेस हमारे पास है, एनी सरफेस, कोई भी पृष्ठ हो सकता है वो, एनी सरफेस, और इस पर कोई भी रेडिएशन या कोई भी विकिरण आकर गिरा, किसी भी सरफेस पर जब कोई भी रेडिएशन आकर गिरता है, एनी रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी रेडिएशन आकर गिरेगा, थोड़ी सी लाइट का कुछ डिस्टर्बेंस था, चलिए मैंने कहा रेडिएशन गिरा, मुझको ऐसा लगा बिजली गिरी, तो कोई भी रेडिएशन आकर के जब इस सरफेस पर गिरेगा तो ये सरफेस क्या करेगा, इस रेडिएशन के कुछ पार्ट को या कुछ अमाउंट को अपने में क्या करेगा, एब्जॉर्ब
और बाकी पार्ट को अपने से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। यही तो काम होता है। किसी भी सरफेस पर अगर कोई रेडिएशन गिरेगा, कोई विकिरण गिरेगा, तो उसका कुछ पार्ट ये रेडिएशन अपने में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित, और शेष भाग को अपने से क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, अर्थात इमिट करेगा। ऐसे ही तो होता है। किसी भी पृष्ठ पर जब कोई विकिरण गिरता है तो वो पृष्ठ दो काम करता है। बहुत ध्यान समझो मेरी बात को। देखो, न्यूमेरिकल तब अच्छी तरह समझ में आते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यानी कि हड़बड़ में सारे क्वेश्चन पढ़ दिए, फटाक से उसको टिक करा दिया, ना तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कुछ, और आगे की ओर हम बढ़ गए। ये गलत तरीका होता है पढ़ाई का। जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाओगे, तब तक अगर दोबारा आने वाला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा तब तो कर ले जाओगे, थोड़ी सी वैरायटी बदल देगा तो क्वेश्चन श्योर गलत हो जाएगा। इसलिए पहले समझने का प्रयास करो। कोई रेडिएशन जब किसी सरफेस पर गिरा तो ये सरफेस उस रेडिएशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, या आप ऐसा समझ लो ये रेडिएशन दो प्रकार से व्यवहार करता है। इस रेडिएशन का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, सतह के द्वारा अवशोषित होता है, एंड रिमेन पार्ट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट, या फिर ये कह सकते हो परावर्तित होता है। सारी बातें आपको समझ में आ गई। विकिरण की कुछ मात्रा क्या होगी, परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और सम पार्ट क्या होगा, रेडिएशन का एब्जॉर्ब होगा बाय द सरफेस, यानी पृष्ठ के द्वारा। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसी बात को हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि जैसे कोई भी रेडिएशन, क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि आप ये बताएं परावर्तित ऊष्मा क्या होती है। तो सीधी सी बात है, हम लोग एक बात समझ गए कि आपतित ऊष्मा यानी इंसिडेंट रेडिएशन, विकिरण भी कह सकते हो, इज इक्वल टू अवशोषित विकिरण, जितना इसने एब्जॉर्ब किया, प्लस जितना इसने अपने से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, यानी परावर्तित किया। बताइए बात सभी को समझ में आ गई। कोई भी रेडिएशन जब किसी सरफेस पर गिरा, इंसिडेंट हुआ, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्टेड हीट। परावर्तित ऊष्मा को आप लोग बेटा क्या बोलते हो, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट। अवशोषित को क्या बोलते हो, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट। और उसके बाद आपतित को क्या बोलते हो, इंसिडेंट अमाउंट ऑफ हीट या इंसिडेंट रेडिएशन। अब हमको कौन सा रेडिएशन निकालना है, रिफ्लेक्टेड, इसको कहते हो परावर्तित ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा, तो परावर्तित ऊष्मा अगर आपको निकालना है, रिफ्लेक्टेड हीट अगर आपको निकालना है, तो परावर्तित ऊष्मा इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो आपतित विकिरण यानी आपतित ऊष्मा, और इससे हम लोग माइनस कर दें अवशोषित ऊष्मा यानी एब्जॉर्ब रेडिएशन यानी एब्जॉर्ब हीट को। ये बात सबको समझ में आई, पहले इतना बताएं, क्लियर हो गया बेटा। यहां तक आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा कि परावर्तित ऊष्मा की मात्रा बराबर आपतित ऊष्मा की मात्रा माइनस अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। अब अपने क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, हमको क्या क्या दिया है। आपतित ऊष्मा की मात्रा हम लोगों को दी है बेटा 10 जूल, और अवशोषकता दी है, यानी अभी हम लोगों को अवशोषित ऊष्मा निकालनी पड़ेगी। और सभी लोग जानते हो जो एब्जॉर्ब हीट होती है, यानी जो अवशोषित ऊष्मा, याद आया आपको फार्मूला एब्जॉर्ब हीट का क्या होता है, अवशोषण क्षमता इनटू आपतित ऊष्मा। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है उसको स्मॉल ए कहते हो, और अवशोषण क्षमता जो होती है स्मॉल ए, एब्जॉर्प्टिव पावर, और ए इज इक्वल टू फार्मूला होता था टोटल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन। सभी को क्लियर हो रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, हर चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अवशोषित ऊष्मा माने एब्जॉर्ब हीट, और आपतित का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस, और ए को क्या बोलते हो, अवशोषण क्षमता यानी एब्जॉर्प्टिव पावर। तो कितनी एब्जॉर्प्टिव पावर है बोलो, अवशोषकता 0.4, और इनटू आपतित ऊष्मा यानी इंसिडेंट जो हीट है वो है 10 जूल। तो यहां से हम लोगों ने इसको निकाला बेटा, तो ये आ गया 4 जूल। अब आप क्या निकालोगे, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट यानी परावर्तित ऊष्मा की मात्रा। तो परावर्तित ऊष्मा की मात्रा बराबर फार्मूला क्या होता है, आपतित ऊष्मा की मात्रा। आपतित ऊष्मा कितनी है आपके पास में, 10 जूल, दिस इज द 10 जूल, माइनस अवशोषित ऊष्मा की मात्रा का मतलब एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट दैट मींस 4 जूल। और जब आप लोग इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, 6 जूल। ये फार्मूला पूरा आपको समझ में आया। 6 जूल आपके पास में रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट आएगी, इसको बोलते हो परावर्तित ऊष्मा की मात्रा। सभी को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोग क्या कॉन्सेप्ट जानते हो कि किसी भी बॉडी पर जितना रेडिएशन गिरेगा,
किसी भी बॉडी पर जितना रेडिएशन या जितना विकिरण गिरेगा उसकी कुछ अमाउंट को वो अपने में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बाकी अमाउंट को वो अपने से क्या करेगा, बोलो, रिफ्लेक्ट करेगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, आपतित विकिरण का मतलब इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू एब्जॉर्ब रेडिएशन प्लस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। और अब हमको क्या निकालना था, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट। तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट को निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या लगाया, इंसिडेंट अमाउंट ऑफ हीट माइनस एब्जॉर्ब हीट। क्योंकि याद करो जो एब्जॉर्बिव पावर होती थी उसका फार्मूला होता था A इज इक्वल टू एब्जॉर्ब रेडिएशन अपॉन टोटल इंसिडेंस। अवशोषण क्षमता का फार्मूला होता था अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा टोटल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन। सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं फिर से दोबारा नेक्स्ट वीडियो में जब आगे वाले क्वेश्चंस बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट एक बार और आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर हो गया? और अगर समझ में आ गया हो तो इसी बात पे लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को, जिससे और भी बच्चे इसको देख पाएं। और जो नए बच्चे हैं वो जानते हैं उनको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 जून। नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखें, पैराफिन मोम जमने पर सिकुड़ता है क्योंकि मोम का गलना, पैराफिन वैक्स जब जमेगा तो वो कंट्रैक्ट होगा। पैराफिन जो मोम होगा, पैराफिन वैक्स जब वो जमेगा तो वो सिकुड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोम का गलनांक क्या होता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। पहला आंसर है दाब के साथ परिवर्तित नहीं होता। जो मोम का गलनांक है वो दाब के साथ परिवर्तित नहीं होता, ये तो गलत है। प्रेशर के बदलने पर जो गलनांक होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। फिर क्या कह रहा है, दाब बढ़ने पर घटेगा। जैसा जैसा प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे मेल्टिंग कम होगी। दाब बढ़ने पर बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाओगे तो गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। मोम का गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है, दाब को बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बेटा, यही आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। पैराफिन मोम जमने पर सिकुड़ता है क्योंकि मोम का गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लेंगे, तो वन लाइनर था, इसको नोट कर लें आप लोग। दाब के बढ़ने पर मोम का गलनांक बढ़ता है, दाब के बढ़ने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ध्यान दें, 4 धातु के तार जिनके रंग नीले, लाल, काले और सफेद हैं, ताप समान है। जब इनको ठंडा किया जाता है तो किसके ठंडे होने की दर सबसे अधिक होगी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन। 4 धातु के तार जिनके रंग क्रमशः नीले, लाल, काले, सफेद, नीले, लाल, काले, सफेद, सबको मैं एक ही तरीके से बना देता हूं, है ना। ब्लू कलर ऑफ फायर, रेड कलर ऑफ फायर, नीले लाल, काले और सफेद। एक मिनट देख लो, चलो भैया काम बन गया। नीले को नीला, ब्लू, लाल को लाल। तो 4 वायर है, 4 वायर्स। फिर है ब्लैक, काला, और फिर है सफेद। अब सफेद कहां से लाए, चलो इसी को बना देते हैं व्हाइट। तो सर क्या बात है, व्हाइट कहां, ये तो ब्लैक है। अरे लोग ग्रीन बना दिया है, ग्रीन से ही व्हाइट समझ लो। अब तो सारी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, समझो ध्यान से। अलग अलग कलर्स हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, 4 तार हैं मेटेलिक वायर, 4 मेटेलिक वायर्स विच आर ब्लू, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। इनके टेम्परेचर इक्वल हैं और जब ये ठंडे होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके आसपास के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जब ये ठंडे होते हैं तो किसके ठंडे होने की दर सबसे अधिक होगी, किसके ठंडे होने की दर सबसे, द रेट ऑफ कूलिंग इज मैक्सिमम फॉर विच कलर ऑफ लाइट, विच कलर ऑफ मेटल। 4 मेटल वायर्स, इनके कलर्स आपको दिए हैं। दे आर हीटेड एट सेम टेम्परेचर एंड व्हेन दे स्टार्ट कूलिंग,
तो कौन सा वायर पहले ठंडा होगा? बताओ तुम लोग, कौन सा वायर पहले ठंडा होगा? जल्दी से बताओ, कौन सा वायर पहले ठंडा होगा? किसी वायर के ठंडे होने की जो दर है, द रेट ऑफ कूलिंग, वो इस बात पर डिपेंड करती है व्हाट इज द एब्जॉर्बिविटी, यानी अवशोषकता क्या है। इस बात को आप अपनी कॉपी में कहीं रिमार्क कर लें। क्या रिमार्क करोगे? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उसकी अवशोषकता पर निर्भर करती है। तो बताओ किस कलर की अवशोषकता सबसे कम है? जिसकी एब्जॉर्बिविटी कम, उसके ठंडे होने की दर ज्यादा। ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग, ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एब्जॉर्बिविटी, 1 अपॉन एब्जॉर्बिविटी। तो जिसकी एब्जॉर्बिविटी ज्यादा होगी उसके ठंडे होने की दर कम होगी, ठंडे होने की दर कम होगी। और इसमें क्या पूछा? ठंडे होने की दर अधिक होगी। तो ठीक तो है। बताओ कौन सा वायर जिसकी एब्जॉर्बिविटी कम है? व्हाइट कलर जो होता है, सफेद रंग, वो रेडिएशन को सबसे कम एब्जॉर्ब करता है बेटा। तैयार कर लो, सफेद रंग ऊष्मा को सबसे कम एब्जॉर्ब करता है, और जब ये ऊष्मा को सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा तो रेट ऑफ कूलिंग व्हाइट की ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सफेद रंग का जो तार है, व्हाइट कलर वायर, जो सफेद रंग का तार है, व्हाइट कलर ऑफ वायर, इसकी रेट ऑफ कूलिंग सबसे ज्यादा होगी। dq अपॉन dt विल बी मैक्सिमम। सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तैयार कर लें। सफेद रंग के तार के लिए रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए टाइप के हैं, इनका डिस्कशन ज्यादा कहीं नहीं हुआ है, ना क्लास में ज्यादा डिस्कस हुआ ऐसे क्वेश्चन, है ना? नहीं हुए होंगे, आपने गौर किया होगा ना। ऐसे क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिल रहे होंगे ना, आप जो मॉडल पेपर लगाते हैं उसमें ज्यादा ऐसे क्वेश्चन टकरा जाते हैं, लेकिन है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको मन लगा करके तैयार करो। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लो जल्दी, फटाक से जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बच्चों बढ़े। 200 केल्विन 500 केल्विन तापों के बीच कार्य करने वाले हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशियंसी कितना हो सकती है? अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफिशियंसी टॉपिक याद है आप सबको? हीट इंजन, हीट इंजन की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हाई टेम्परेचर उसको T1 मानो, लो टेम्परेचर को T2, सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर। सोर्स का टेम्परेचर T1 जो बहुत ज्यादा होता है, अपने वाले क्वेश्चन में देखो जरा, है ना? अपने वाले क्वेश्चन में 500 और 200, तो T1 बराबर कितना है? 500 केल्विन, 500 केल्विन। T2 बराबर कितना है बच्चे? 200 केल्विन। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफिशियंसी फाइंड आउट करो। इंजन की दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस अब केल्विन में पहले से ही है, 200 बटे 500, 0 से 0, 0 से 0, 1 माइनस 2/5, ये आया 5 माइनस 2/5, और 5 माइनस 2 को क्या बोलते हो? 3/5। 3/5 आंसर किसमें पूछा है बेटा? परसेंटेज में। 3/5 इंटू 100%, 3/5 इंटू 100%। आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये आया 20, तो क्वेश्चन का सही आंसर आ गया बेटा 60%। अरे यार, इंजन की दक्षता, लाइट बहुत गड़बड़ कर रही है आज, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही है। समझ में आया कुछ? समझ लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल फॉल्ट है, होती रहती है, वोल्टेज है कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्वेश्चन का सही आंसर आया, इंजन की एफिशिएंसी कितने परसेंट होगी बेटा? 60% होगी। ऑप्शन नंबर बोलो ए इज करेक्ट। 60%, 40%, 20%, 10%। क्वेश्चन का सही आंसर है 60%। क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 60%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म और समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एनी सब्सटेंस? याद आया? मैंने पढ़ाया था समतापी प्रत्यास्थता गुणांक और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या होता है? समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। इसको आप लोगों ने पढ़ा था, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस, बल्क काहे को लिख रहे हैं? मॉडुलस लिख रहे हैं, मॉडुलस, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी, बेटा ये होता है ET इज इक्वल टू P, और दूसरा होता है, याद करो, रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक। याद आया? एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ES इज इक्वल टू गामा P। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो बच्चा, तो ES अपॉन ET, प्यारे बच्चों, गामा P अपॉन P ने P को कैंसिल कर दिया, गामा बाई 1 इज इक्वल टू गामा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो गामा के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लें। क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, गामा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें जल्दी से, हर चीज को समझ के करो और इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखा करो कि जीवन में दोबारा ये समय नहीं आने वाला, इसलिए बिल्कुल भी आप रेडी रहो हर चीजों के लिए, और जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो तैयारी के लिए उतनी ज्यादा मेहनत किया करो, ठीक है। ये टाइम आपका बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसलिए आप लोग उसको उपयोग में लाएं। जब तक पढ़ाई हमको करनी है मन लगा के करनी है, और जब लगे कि नहीं करनी है तो कॉपी किताबें उठा कर रख देनी है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया, क्वेश्चन क्या है, पढ़ें। किसी गैस के लिए यदि R इज इक्वल टू 2/5 CV, ध्यान दो बेटा, क्या दिया है आपको, R इज इक्वल टू दिया है 2/5 CV। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक, मैं R की वैल्यू को देख के समझ गया, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी गैस के लिए R इज इक्वल टू 2/5 CV। CV याद है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत दाब, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो गैस की परमाणुता क्या होगी, व्हाट इज द एटॉमिसिटी, गामा। गामा को एटॉमिसिटी यानी परमाणुता कहते हैं, हाँ? बताओ भाई आंसर क्या होगा। R की वैल्यू दी है 2/5 CV, R की वैल्यू दी है बेटा 2/5 CV। बताओ मेयर फार्मूला क्या होता है, मेयर फार्मूला CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो बोलो CP माइनस CV और R की वैल्यू 2CV/5, इसको इधर भेजो। CP इज इक्वल टू आया 2/5 CV प्लस CV, CV कॉमन ले लो, 1 प्लस 2/5, तो बेटा CP इज इक्वल टू आ गया 7/5 CV। और अगर हम लोग उसको रेशियो निकालें तो CP अपॉन CV इज इक्वल टू 7/5, और CP अपॉन CV को कहते हो गामा, गामा इज इक्वल टू 7/5, कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली, गामा इज इक्वल टू 1.4, गामा इज इक्वल टू 1.4, और 1.4 का मतलब होता है नियरली 2। इसका मतलब जो एटॉमिसिटी होगी, जो परमाणुता होगी, उसका मान है गामा बराबर 2। बताओ समझ में आ गया, नहीं समझ में आया क्या, कैसे किया। R की वैल्यू क्या दी है 2/5 CV, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है R की वैल्यू क्या रख दी 2CV/5, CP इज इक्वल टू 2/5 CV प्लस CV कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2/5, सॉल्व कर लिया, CP अपॉन CV का मान आ गया 7/5, और 7/5 से आंसर आप समझ गए होगे, आंसर आएगा 2। क्लियर हो गया, कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या कह रहा है, एक आदर्श गैस का PV ग्राफ फिगर में दिया है, तो चक्रीय प्रक्रिया में कुल कितना कार्य होगा, व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। हर एक टॉपिक का मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिससे आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह रिवाइज हो जाए, ठीक है। याद है ना आप लोगों को, आपके पास में पीवी डायग्राम जो दिया गया है, पीवी डायग्राम, पीवी आरेख, उस पीवी डायग्राम में यहां पर ये A, B, C और D, उसके बाद यहां पर प्रेशर कितना है P, यहां पर वॉल्यूम कितना है V, यहां पर प्रेशर कितना है 2P, और यहां पर वॉल्यूम कितना है बेटा, यहां पर वॉल्यूम है 3V, और आपसे कह रहा है कि आप नेट वर्क डन को काउंट करें। सभी लोग जानते हो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। पीवी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वही वर्कडन को डिफाइन करता है। तो अगर हम लोग यहां पर वर्कडन को निकालें तो एरिया ले लो बेटा, है एरिया ऑफ ए बी सी डी, और इसको जब आप लिखोगे तो BC इंटू CD, और जब आप BC को लिखोगे तो 3V माइनस V, और जब आप CD को लिखोगे तो 2P माइनस P। तो 3V माइनस V कितना हुआ 2V, और 2P माइनस P कितना हुआ P। तो बेटा क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ 2PV। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ 2PV, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जल्दी से नोट कर ले क्वेश्चन को, सभी को आंसर क्लियर हो गया,
साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्गडन होगा, ये चक्रीय प्रक्रम का जो कार्य है या जो भी प्रोसेस इसका जो वर्गडन होगा वो नेट एरिया के बराबर होगा। नोट कर लिया सभी लोगों ने? तो बेटा आज का आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको इन क्वेश्चन से आपकी तैयारी इंप्रूव हो रही कि नहीं हो रही, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी बातों को जरूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूं और मुझको समझ में आए कि क्या कंटेंट को किस प्रकार से और मैनेज करना है, कैसे कंटेंट को अच्छा रखना है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूं, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपनी बातों को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो, वो भी अपनी तैयारी को अच्छी तरह कर पाए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक और वीडियो 04 लेकर के हम लोग आएंगे। इसी प्रकार हीट, लाइट, वेव, मैकेनिक्स हर पार्ट के मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप लोग मेरा साथ ऐसे ही देते रहें, वीडियो को देख करके वीडियो के क्वेश्चन को नोट करें कॉपी में, उनके सोल्यूशन बनाएं और तैयारी को अच्छा करें और सिलेक्ट होकर के दिखाएं। मुझको केवल एक चीज चाहिए और वो केवल आपका सिलेक्शन। क्लियर हो गया? तो जितने भी लोग रेडी हैं वो सभी लोग बिल्कुल जी जान से अपनी मेहनत करें और तैयारी को अच्छा करें और अपने माँ बाप के सपनों को आप पूरा करें और भविष्य में यूं ही लगातार आगे की ओर बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।